नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुर्दहिया का चौथा भाग, मुर्दहिया के गीत तथा लोक जीवन। 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मीला दूर बबुरा धन हुआ नामक गांव के स्कूल जाना था। वहां 1 दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे, जिन्हें डिप्टी साहब ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी। चैत बैसाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी, वह भी अकालिया दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर 1 दिन रुकना है, परंतु वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अतः अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा, वह भी तड़के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। दलित छात्रों के लिए यह इम्तिहान बड़ी कठिनाई वाला था, क्योंकि ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि खान पान की कमी से। समूह में रहते हुए बबुरा धन हुआ के उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो अवश्य थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से असंभव। अतः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र ही वही मटुए का लाटा तथा चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तिहान स्थल पर पहुंचे थे। हमारा वह अभियान मौत से तुंग के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले ही लोग शामिल थे। वहाँ कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। हम दोपहर होने से काफ़ी पहले पहुंच गए थे। लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफ़ी समय बचा हुआ था लाटा सत्तू खाने के लिए। घर से चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा था कि बबुआ धन हुआ पहुंचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढकर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धार पुजोरा चढ़ाने की मनौती मांगूं, ताकि इम्तिहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे ना मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास ढूंढकर छील रही थी। मुझे लगा कि वे अवश्य ही मजदूरनी होंगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं पोखरा है कि नहीं। उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा पश्चिम दिशा में आधा मील दूर है, जो चारों तरफ से भीटों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरे की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज की आकृति में घसियारिनों द्वारा बताई गई पेड़ों की झुरमुटें साफ झलकने लगी थी। तभी सामने से एक छात्र आता दिखाई दिए। वे बबुरा धन हुआ के पास के ही रहने वाले थे, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे। अतः पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कोनो काम ना हुई, एक अनबा समने पड़ी गईल। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, कहबा जात हो रे कनबा। मैंने पोखरे में नहाने जाने की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुर कुटी की रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुख चाटा तानत हैत आदेश दिया, जल्दी से भाग चमार कहीं का। बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहाई बे। रामचरण के इस रौद्र मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वे अपनी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डरकर दौड़ते हुए इम्तिहान स्थल की ओर भागा था। इम्तिहान के कुछ घंटे पहले हुए इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट गया था। उधर दादी द्वारा बताई कि चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मांगो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबुरा धन हुआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल यानी हैंडपंप गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छूते। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पैर धुलवाया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ की आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजौरा की मनौती माना। किंतु रामचरण यादव का वह रौद्र रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा।
मन में दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ असंभव था। बचपन की असहाय यादों में यह भी एक ऐसी याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग में हरदम कुरेदती रही। किंतु इसके लगभग 2 दशक बाद जब महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का मुख्य पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है, कथम अभिमुखम न अभ्युदयिकम श्रवणम दर्शनम, अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया है, अब अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त तो चला जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा शकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वह भिक्षु पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सबको सचेत रहने तथा सबके कल्याण की बात कहता आ रहा था। फिर भी शकार क्रोधित होकर कहता है कि जिस तरह शराब खाने में चिकना के लिए मूली तोड़ी जाती है, वैसे ही मैं तेरा भिक्षु का यानी सिर तोड़ता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु यह कहता है कि या अदम पशददु उपासके, अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो शकार उसे गाली समझता है और वह बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही यह भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुत्तों या सियारों के पानी के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंततः गत्वा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वे गाली ही समझते हैं। जाहिर है प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशगुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में यह आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। बबुआ धन हुआ के पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल के कड़की में हुआ, उसमें रामचरण भैया मेरे आधुनिक शकार ही थे। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम के उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। किंतु 2 दशक बाद जब बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया तो मृच्छकटिकम से अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वह बौद्ध भिक्षु मैं ही था। इस घटना ने उस पुरानी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया और मुझे लगने लगा कि वैसी दुर्घटनाएं बदले की भावना से नहीं बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती हैं। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास बैठा चमरिया माई की मनौती मानते हुए मैं बड़ी देर तक रोया था। आँख पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह से धुल गए थे। अब शगुन या अनिष्टकारी होने की यह एक असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ। रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अंगोछा बिछाकर मौन रुदन के साथ सोया। सोने या रोने से पहले वही लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित थी। इसके तहत गणित दौड़ सबसे अंत में आयोजित हुई। कुछ जवानी सवाल पूछे गए। मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि रामचंद्र यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हुए थे। वे दुखित भाव से बोले, आगे तो हार साथ छूट जाई। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जे की पढ़ाई के लिए अलग स्कूल था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनोती के अनुसार चमरिया माई के थान पर जाकर मैंने धार पुजारा चढ़ाया। सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थी। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थी। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई है। वे यह भी कहते रहे कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनसे हरवाई नहीं होगी, अब तो के हरवाई करे के पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती थी कि 6ठी कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहाँ तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फराटे के साथ बात करता तो वे कहने लगते, अरे भैया ये तो अंग्रेजी बुक तो हो गए। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने
के प्रति सनकी बना दिया था। परंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाई करनी पड़ेगी, इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता। दादी हमेशा कहती रहती थी, खूब पढ़ी के अंग्रेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज़्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन भी स्टोरियों को भरूखे में भरकर ज़मीन में गाड़ दी हैं उसे वह पढ़ाई के लिए मुझे दे देगी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि यदि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो विक्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया। इसी बीच काव्य शैली वाली वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती में आकर हमारे घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बेला, हे तुलसी जोगी बाबा आइल हुई वे। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा तुलसी वैसन दुखवा में सब झुलसी, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। इसी बीच में पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा ये 5वीं पास हो गई। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया, जैसन भैला 5वीं पास वैसन नौकरी के नाही आस, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। जोगी बाबा के इस काव्य यथार्थ ने मुझे यकायक झकझोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया कि हे बाबा कोनो वरदान दे दा। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए, जैसन मंगला तू वरदान वैसन जानी तोहे जहान, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। जोगी बाबा के ये 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी में लपेटकर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था कि मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा हो। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लहमा चिमटा बजाते हुए बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और मैं उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होने तक देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती थी। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा, क्योंकि उसके बाद ही मेरी 6ठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारे का भी टोटा पड़ गया था। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय भैंस तथा बैल मरने लगे थे। हमारे गांव में एक कलूरी गाय यानी कुंवारी गाय बीमार होकर मर गई थी। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्राय 20 रुपये होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की कांडी में पैर की तरफ से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दैया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाला की ज़रूरत होती थी। जब हमारे गांव वाली किलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी पर ढोते हुए मुर्दैया पर ले गए। मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में इस चरम कला में पारंगत हो सकूं। हम दोनों ने ज़मीन पर पड़ी मुर्दा गाय के पैरों की तरफ से ठेल कर पेट को उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पिछले पैरों को पकड़कर ऊपर ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधे ऊपर था। मुन्नर चाचा ने एक बड़ा सा छुरी को एक छोटे से पत्थर से रगड़कर तेज किया। पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती हुई कर्र कर्र की ध्वनि ने मुर्दैया के सन्नाटे को भंग कर दिया। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय के गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंक दी तथा तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दी। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों को ऊपर उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ के चमड़े को एक एक बिना चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उचाड़ने में मदद करूं। इस विधि में हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उचाड़कर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहां छुरी की जरूरत होती थी मुन्नर चाचा उसे चला देते। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकाते खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई पड़ने लगा था। जैसा कि स्वाभाविक था, अचानक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांस नोचने के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेहताशा डर गया था, क्योंकि
गिद्ध के चोंच मुन्नर चाचा की छुरी से कहीं ज़्यादा तेज थे। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर पड़ जाती तो मैं स्वयं भी उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बनकर रह जाता। जाहिर है कि वह मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलहाती फसल थी जिस पर वे अधिकार करने के लिए बेताब थे। अभी चमड़ा पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा के कहने पर मैं मुर्दैया की झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में हो करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्नर चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे सिर पर रख दिया। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमांस पिंड पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में कोएं कोएं करके लड़ते रहे और उस मांस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे। इसके बाद मैं अनेकों बार इस तरह की चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु इसका एक रोचक पहलू यह भी था कि मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर झपट्टा मारते गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दैया पर मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी घेंटी लिए घंटों तक मौन व्रती के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। जाहिर है उनके अपने वजन से ज़्यादा मांसपिंड का वजन उनके पेट में रहता था, इसलिए वे जल्दी उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे ये गिद्ध ऐसा लगता था कि मानो वे मुर्दैया के भूतों को शोकांजलि देने के लिए विपस्सना कर रहे हों। गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे। इस मायने में वे बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते थे जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। सांझ होते ही डूबते सूरज को देखकर यकायक ये गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खोतों की तरफ उड़ान भरने लगते थे। उनकी ये उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती थी। मुर्दैया के पास स्थित खोतों वाले पीपल तथा बरगद के पेड़ों पर वे काफ़ी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान से उत्पन्न साएं करती हवाओं से बड़ी डरावनी भूतई कल्पना साकार हो उठती थी। इन खेतों से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर हमारा घर था। अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह कर बड़े जोर से चिंघाड़ने लगते थे। मेरी दादी कहती थी कि गिद्धवा ढेर खाई लहिले हवे, यही मार पेटवा दुखात हाईवे, जौने कान ओ चिल्लावे लगीले। चाहे जो भी हो, सिद्धों का यह संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता था। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं भी उन्हीं खोतों में गिद्धों के साथ रहता तथा उनके ही जैसी उड़ानें भरता तो शायद लोगों के लिए अपशकुन या अनिष्टकारी होने से बच जाता। इस दौरान बगल के टडवा गांव का एक व्यक्ति, जिसे लोग सिर्फ पग्गल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी। टडवा के चहौदी पर एक विथाल किंतु एकदम ठूठा बरगद का पेड़ था, बिना डाल और पत्तों वाला। इस पर 5-6 गिद्धों का एक समूह रहता था। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस टूटे बरगद पर पड़े रहते थे। ये पग्गल बाबा उसी पक्कड़ बाबा की तरह सिर्फ पतली सी लंगोटी पहने रहते थे। वे कभी किसी से बोलते नहीं थे। वास्तविकता यह थी कि कोई भी कभी भी उनके मुंह से कोई शब्द ध्वनि नहीं सुन सका। वे प्राय उस टूटे बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उनके खोते से सटकर बैठ जाते। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते थे। इस कवायद में वे घंटों वहाँ बिता देते थे। जब गिद्ध वापस वहाँ मंडराने लगते तो पग्गल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उनका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ ले जाते। वे उन अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर तक बोड़ियाते रहते। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते। वे हमारे गांव तथा स्कूल पर भी आते थे। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था, जिनमें कुछ कोमल गालियां भी शामिल हुआ करती थी। हम सब की उत्सुकता यह थी कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पग्गल बाबा टस से मस नहीं होते थे। इतना वे जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में चबा लेते थे और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते थे। उनका यह रूप देखकर सभी डरकर भाग जाते और पग्गल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते। किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटता। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए भी नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता
तो वे मुंह फेर कर भाग जाते तथा रात में उसी गिद्धों वाले ठूंठ बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहां से उड़ जाते तो पग्गल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते पर रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर फिर बुढ़ियाने लगते थे। वे अंडों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गांव के जोखू पांडे का एक बैल मर गया। मुरधैया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। जोखू पांडे के हरवाए जो द्वारा चमड़ा छुड़ाए जाने के बाद उसी के घर की एक रमोती नामक दलित महिला ने मुरधैया पर घास छील रही थी। उससे रहा नहीं गया। वह डांगर के लालचवश खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काटकर उनके खूंखार खोंचों से बचते हुए घास से भरी टोकरी में छिपाकर घर ले आई। मेरे साथ अनेक दलित बच्चे यह नज़ारा देख रहे थे। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमोती घरे डांगर ले जाती हो। शीघ्र ही यह खबर चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। रमोती के परिवार को कुजातित घोषित कर दिया गया और उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। यह बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहाँ तक कि उसके परिवार से कोई बात तक नहीं करता था। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबराकर कुछ दिन बाद रमोती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सुअर भात की दावत देगा, जिसके बाद उनका कुजातीपन समाप्त किया जाएगा। अकाल की उस भूखमरी सुअर भात की यह दावत एक अनोखी घटना थी। अंततः इस स्वादिष्ट दावत में के पीछे रमोती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया। सन 1959 की गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि अवगत है कि गांव के कई लोग बंगाल की अनेक कोयलरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर अकाल में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती थी तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो जाती थी। कई औरतें भूखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतराता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता। अनेक बार उनके आंसुओं ने मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते। इन रोती मशीनों में एक थी किसुनी भौजी। उसका पति कतरास की कोयलरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नी लाल। किसुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। जब वह चिट्ठी लिखवाती तो लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्म विवेचन कर रहा है। यदि वह पढ़ती तो शायद दुखांत साहित्य में बहुत कुछ गढ़ती। उसके द्वारा लिखवाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हे खेदन के बाबू, हम कवन कवन बतिया लिखाई, बबुनी बहुत बिल खैले, ओ रोई रोई के मरी जाले, हमरे छतिया में दूध ना होला, दूहे जैला न दूरे जैला त बकेनबा लात मारे ले, बंसुबा मजूरी में खाली सड़ल सड़ल सावा देला, ऊपर ते बोकर आँखी बड़ी शैतान हो, संझिया क रहरिया में गौवा के मेहरिया सब मैदान जाली, तऊ ऊ चोर बत्ती बारेला, रक्त पेवना होम हूँ के गिद नाई तरे रेला, चोटवा से पेटवा हर दम खराब रहेला, हमका खियाई का खाई कुछ समझ में ना आवेला, बबुनी के दूधवा कहबा से लियाई, जब ओ रोवेले त कब्बो कब्बो हम बोके ले के बहरवा जाई के बोली लाके देखी तोर बाबू आवत होइबे, तो और थोड़ी देर चुप हो जाले, तू कैसे हौबा, सुनी ला के कोयलरी के में आगे लगी जाले, ए काम छोड़ी दा, गबुवे में मजूरी कई लेल जाई, सतुबे से जिंदगी चली जाई, येहर बड़ी मुश्किल में बीतत हो, अकेलवे जियर ना लगेला,
ऊपरा से खैला क बड़ा टोटा हो सके त 20 रुपये भेजी दा। जब आई ह त तुलसी बाबू के एक जिस्ता कागज जरूर लई ले। इह सब का चिट्ठिया लिखाई लई। ई बड़ा तेज होई वे और का लिखाई हम थोर लिखना ढेर समझना। इस चिट्ठी में खेदन किसुनी भौजी ने 4 साल के बेटे थे तथा बबुनी 1.5 साल की बेटी थी। बंसुआ यानी बंसु पांडे जमींदार थे जिनके यहाँ किसुनी मजदूरी करती थी। चोरबत्ती टॉर्च को कहते थे। बकेनबा यानी बकेना भैंस थी जो दूहते समय छटक जाती थी क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण उस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बैरन चिट्ठियाँ उसी अपने स्कूल पर स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल आता था। यह पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा हुआ रहता था। गांव में जब भी डाकिया आता बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दैया पर आ जाते। फिर वहीं शुरू हो जाती थी चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दैया पर मेरा चिट्ठी वाचन ना सिर्फ चिट्ठीधारी ही सुनता था बल्कि शायद वहाँ के भूत पिशाच भी। उनके बीच फ़र्क इतना ही था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठियाँ नहीं लिखवाई थी। वैसे जब भी मैं मुर्दैया पर होता मेरी कल्पना में यह बात जरूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूँगा। मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही बाँव बाँव बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी। मुर्दैया पर जब भी चराने जाता मैं उसकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता। उसे किसी भी तरह कोई ऐतराज़ नहीं होता। मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता तथा वह घूमती फिरती चरती रहती। इस दौरान एक दिन गांव के ही चिकुरी ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेज़ी से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास ज़मीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। यह खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं किंतु वे दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए इसलिए इसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर चिरपरिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चुखरी को भूत समझूं या कि जो मुर्दैया में दफन थे उनको। चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दैया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया। इस दुर्घटना से किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई। एक दिन अपने घर बुलाकर मुझे समझाया कि हे बाबू, आई सब हवा बतास से बची के रहिया। इतना गुस्सा जानलेवा होइला। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बताश भी कहते थे। इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम था जेदी जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पांडे के खानदान की हरवाही करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वहीं खेत से ही गायब हो गए। गांव वाले कहते थे अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं था कि जेदी कैसे गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वे गांव वापस आए थे। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश थे। वे थे तो बिल्कुल अनपढ़ किंतु बातें ऐसी करते थे लगता था कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। जेदी चाचा एक विचित्रा शैली में चरचेलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। वे अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोलने लगते थे, जैसे सबमरी, फैटर, प्लेन, डमडम, टंक, बनेठी, बम आदि आदि। कुछ शब्द ऐसे भी बोलते थे जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, खम्बा, दजला आदि आदि। इस तरह के अनेक शब्द वे बिना वाक्य के स्वतंत्र रूप से ऐसे बोलते थे कि जैसे किसी को डांट रहे हो। हम सबको उस समय कुछ भी समझ नहीं आता था कि वे क्या बोल रहे हैं। वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त था तब समझ सका कि जेदी चाचा चर्चिल को चर्चेलवा, सब मैरिन को सबमरी
फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी और मेसोपोटामिया को मसपोटम, शत अल अरब को शटल, रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। हकीकत यह थी कि जेदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक स्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए। वास्तविकता यह भी थी कि जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वहाँ यही उनका प्रचलित नाम था, किंतु लुरखुर चाचा अपने को जैदी समझने लगते थे। गांव के भी लोग जैदी के रूप में उन्हें पुकारने लगे थे। वे विश्व युद्ध की अनेक कहानियाँ सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी ये कहानियाँ मुझे ललचा कर मारती थी। उन्हें सुनकर उत्कट इच्छा होती थी कि मैं भी 5वीं के आगे पढ़ूं और सारी दुनिया के बारे में जानूं, किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा एवं चिंता ने मुझे एकदम मनहूम बना दिया था। इस ऊहापोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जेदी चाचा वहीं बंसू पांडे के यहाँ फिर से हरवाई करने लग गए थे। उचित बनी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ पड़ते थे। उनके इस स्वभाव के कारण बंसू ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही जिनसे उनकी दोस्ती थी को बुलाकर जेदी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। विचित्र तथ्य यह था कि बंसू के पास कोई बकरी थी ही नहीं। किसी तरह जेदी चाचा 5 रुपये घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। पुलिस से इस बार भी हम सभी बुरी तरह डर गए थे। बंसू पांडे के इस छलिया कपट से आघातित होकर जेदी चाचा प्रतिरोध स्वरूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धाम बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए तथा निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते थे। पूछने पर कहते थे कि जब तक बामन न्याय नहीं करते मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूँगा तथा धूप में ही सोऊंगा। वे इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा किसी अन्य समझौते को वे मानने से साफ इनकार कर दिए थे। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे। अंततोगत्वा उसी अकाल में वे प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया था। जेदी चाचा गुरुमुख थे। वे शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। जब जब हमारे घर गादी लगती थी, जेदी चाचा संतोबा गायकी के माहिर थे। उनकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। जब संतोबा ढोल मर्जीरे के साथ अपनी चरम सीमा पर होता था तो जेदी चाचा अचानक खड़े होकर बहुत ज़ोर से डांटने की शैली में हवे बोल पड़ते थे। उनके इस जोरदार हवे से संतोबा का आकर्षण बेहद रोचक बन जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं इंतजार करता रहता था कि कब जेदी चाचा हवे कहकर डांटते हैं। जब उनकी लाश दफनाने के लिए मुर्दैया के पास ले जाई जा रही थी तो शिव नारायण पंथ की परंपरा के अनुसार संतोबा के दौरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुसरण करना चाहा, किंतु वो बात कहाँ जो जेदी चाचा में थी। मैं भी उनके लाश के पीछे पीछे मुर्दैया पर गया था। उनके दफन के साथ ही वहाँ के भूतों की आबादी में एक और नाम जुड़ गया। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चरचेलवा, मसपोटम, फैटर, डमडम, खम्मा, दजला आदि शोर मचाते रहे। आज जब वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। उनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे की डंगरिया कहने वाले सुनोई तथा तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा। उनके दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब 1978-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला कि वहाँ के गिलान प्रांत के मिर्जा कुचेक खान नामक एक क्रांतिकारी के नेतृत्व में सन 1910 तथा 20 के दशक के हजारों युवकों ने कसम खाई थी कि जब तक वे अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देंगे तब तक वे दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में हैं
उनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों को जंगली कहा जाता था। मिर्जा कुचेक खान लेनिन के पत्र व्यवहार भी करते थे। जाहिर है कि जेदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इन ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता अपनाते हुए बंसु पांडे के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, जिसके चलते उन्होंने जान दे दी। किंतु क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे थे भुक्खड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्न जेदी चाचा। इन घटनाक्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव के पड़ोसी परसुपुर के पत्तू मिसिर का एक पोखरा था, जो मुरदैया के दक्षिण दिशा में 2 फरलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भिटों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विथाल मलदहिया आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगे हुए थे। मलदहिया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट होता था। मलदहिया हमें चोरी करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था। उन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैंने चिखुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बनाई। मैं चिपते चिपते मलदहिया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिखुरी आमों को बीन बीन कर एक झोले में रखते रहे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी में दोपहर का समय था। उस पेड़ से करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिसिर का घर था। वे वहीं से मलदिया की तरफ देखा करते थे। चिखरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिसिर आशंकित होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर चिखरी तुरंत भागकर मुरदैया की तरफ चले गई। मैं पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे नहीं उतर सका। इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिसिर बहुत पिटाई करेंगे। अतः एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्तेदार कई टहनियों से अपने को ढक लिया। गलती से मेरा एक पैर डाल के नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बड़े बड़े और दोनों हाथों से ओंठ गाए ऊपर की तरफ अन्वेषी निगाहों से देखने लगे। संयोगवश उन्होंने मेरे लटकते पैर को देख लिया। इसे देखते ही जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की कहते हुए पत्तू मिसिर पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। ऐसी मुश्किल से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में हकलाते हुए वे जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते पड़ते भागे। वे बहुत मोटे तोंदिल व्यक्ति थे। उनका पेट होंदे की तरह सामने लटका रहता था, इसलिए तेजी से ना तो चल पाते थे न दौड़ पाते थे। घर पहुंचकर वे बीमार हो गए। यकायक बुखार से ग्रस्त वे अनिष्टकारी कल्पना में डूब गए। इस विकराल प्रलयंकारी भय का रहस्य यह था कि उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध नामक उन्हीं के गांव के एक दलित दतुवन तोड़ते हुए गिरकर मर गए थे। अतः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया गया था। मिसिर मेरे लटकते पैर को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे थे। अतः उनकी दुर्दशा तो होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए उनके घर पर ओझाओं का जमघट लग गया। अंततोगत्वा पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्हीं मुर्गे की बलि तथा नीम के पेड़ की जड़ में एक बोतल शराब की आहुति देकर अपने इस भूते मनोरोग से छुटकारा पाया। शुद्ध भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफ़ी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे। यहाँ तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव आने पर उन्हें भी सुनाकर खूब मजे लेते रहे। इस घटना से उत्पन्न प्रहसन से संभवतः अकाल की भुखमरी में हमारी बस्ती के दलितों को रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत अवश्य मिलती रही। और मैं वर्षों से आज तक यही सोचता रहा कि आम के लालच में मलदहिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतरकर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती में मैं बेहद लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। इसी बीच गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्ट कार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में लिखी हुई थी। प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर चौधरी चाचा को चिट्ठी देने आया और बोला कि मुरबी दास की चिट्ठी है। चौधरी चाचा ने कहा कि मुरबी दास नाम का कोई व्यक्ति गांव में है ही नहीं। डाकिया ब्राह्मणों की बस्ती में चला गया और अनेक लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाया। हर एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण पोस्ट कार्ड पर लिखे पते की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा, किंतु मुरबी दास किसी की पकड़ में नहीं आए। यह गुत्थी डाकिये के लिए एक भयंकर चुनौती बन गई। इसका कारण यह था कि उस जमाने में डाकिया बेहद ईमानदार तथा जिम्मेदार व्यक्ति होते थे। अतः वह डाकिया मानसिक रूप से बिल्कुल उलझ गया। पूरे गांव की फेरी के बाद डाकिया एक बार फिर दलित बस्ती में आया। संयोगवश हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले फेरू काका से उसकी मुलाकात हो गई। फेरू काका ने कहा कि चिट्ठी
तुलसिया को दिखाई जाए। मैं उस समय मुर्दैया पर भैंस चरा रहा था। फेरू काका ने ही मुझे मुर्दैया से जोरदार आवाज़ लगाकर बुलाया। मैं घबराया हुआ आया क्योंकि अपने नगर चाचा से बहुत डरता था। मन में एक आशंका थी कि कहीं कोई गलती जरूर हुई है, इसलिए बुलाया गया। खैर घर पहुंचते ही डाकिये ने मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी और कहा, देख तो बेटा, ई कहकर चिट्ठी हो। उस पोस्ट कार्ड पर पता लिखे हुए हिस्से को मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा। पूरा पता यूँ लिखा था, पावबल मुरबीदास, ग्राम धर्मपुर, थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़। मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता और हद से ज़्यादा उलझ जाता। इस उलझन में डाकिया भी जल्दबाजी में नहीं था, इसलिए वह भी गुत्थी हल होने तक वहां रुकने के लिए तैयार था, जिसका एकमात्र कारण था कि हमारे गांव का पता एकदम सही था। काफ़ी देर तक माथा पच्ची के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे गांव में एक बलमू नाम की अनाथ दलित युवक बचपन से ही भागकर कलकत्ता चले गए थे। वे वर्षों बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहां से कौतूहलवश हाल चाल लेने गांव आए। गांव में उनका कोई घर या ज़मीन नहीं थी। बलमू भैया हमारे घर के पास एक खाली ज़मीन पर एक छोटी सी अस्थाई झोपड़ी बनाकर 2 महीने पूर्व से रहने लगे थे। वे अक्सर कहते थे कि जब बारिश होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे। यद्यपि गांव में उनका कुछ भी बचा नहीं था, किंतु मुश्किल के दौर में गांव के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर वे सबकी खोज खबर लेने आए थे। वे हमेशा यह भी कहते थे कि जब सूखा से गांव वालों को राहत मिलेगी तो वो वापस जाएंगे। मेरा ध्यान बुरी तरह से बलमू भैया पर टिक गया। नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा। बहुत देर बाद यह गुत्थी सुलझ पाई जब मैंने पावबल मुरबीदास का खुलासा पावे बलमू रविदास के रूप में किया। वास्तव में कलकत्ता जाकर बलमू अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे। वे कलकत्ता के बेलिया घट्टा इलाके के बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी ने बलमू रविदास का हालचाल जानने के लिए एक साधारण सी चिट्ठी लिख दी थी। बंगाली होने की वजह से बनानी दास ने पावे बलमू रविदास के बदले तोड़ मरोड़ कर पावबल मुरबीदास लिख दिया था। इस गुत्थी के सुलझते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता, खूब पढ़ी हो भैया। इस घटना के बाद फेरू काका मेरे सबसे बड़े प्रचारक बन गए। मुरबीदास का रहस्य खोलना मेरे लिए आर्किमिडीज या न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत किसी वैज्ञानिक फार्मूले से कम नहीं था। अगाध प्रशंसा मिली थी। फेरू काका गर्व से कहते रहे कि मेरे आगे गांव के सारे बामण फेल हो गए। इन तमाम खट्टी मोटी यादों के बीच ना जाने कहां से भटकता हुआ एक भूखा लम कुरियबा बानर यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला बंदर आ गया। हमारे पूरे गांव में किसी भी तरह के बंदर का कहीं अता पता नहीं होता था, इसलिए उसका गांव में आना तरह तरह की अटकलबाजी को जन्म दे गया। कोई कहता कि लमकुरी यवा भूत है तो कोई कहता कि हनुमान जी हैं, किंतु गांव के सारे बच्चे और युवक उसे मनोरंजन का एक रोचक साधन समझ बैठे। क्या दलित क्या ब्राह्मण सभी उसका पीछा करने लगे। उसे खदेड़ने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड़ पत्थर साफ हो गए। चूँकि हमारे गांव में अनगिनत पेड़ तथा जंगल थे, इसलिए वह बंदर कभी किसी एक पेड़ पर तो कभी कंकड़ पत्थरों के बौछार से उब कर दूसरे पर छलांग लगा लेता। शीघ्र ही कंकड़ पत्थरों का हजूम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चल पड़ता। बीच बीच में बंदर गुस्सा होकर चिचियाने लगता। उसका यह चिचियाना मनोरंजन की आग में घी का काम करने लगता। परिणाम स्वरूप कुछ और कंकड़ पत्थर उसे अपने निशाने पर ले लेते। वह घंटों तक गांव की अनेक दिशाओं में विभिन्न पेड़ों पर भागता रहा। अंततोगत्वा भागते हुए वह बरम बाबा के चौरे के पास स्थित एक विशाल आम के पेड़ पर चढ़ गया। वह सबसे ऊपर की डाली पर बैठ गया, जहां पत्थरों का पहुंचना कठिन था, क्योंकि ये पत्थर मार सारे योद्धा भी थक चुके थे। अंत में बंसु पांडे अपनी बंसवार से एक लंबा बांस कटवाकर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे। इस नए हथियार से वह बिल्कुल घबरा गया। वह चिल्लाता हुआ रौद्र मुद्रा में पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और गांव के पश्चिम स्थित ताल की तरफ भागा। सैकड़ों का हजूम भी उधर ही मुड़ गया। इस हजूम में मैं भी शामिल था और मेरे पास कई
कंकड़ पत्थर भी थे। देखते ही देखते घबराहट में वह बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर बहुत दूर चला गया तथा सारा हजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आंखों से दूर ओझल होते बिलोकता रहा। लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस आए। इस बंदरकांड के बाद जेठ महीने की झुलसा देने वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। आषाढ़ आने पर स्कूल खुलने वाले थे। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का विकराल दानव अनिश्चितता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा था। कोई रास्ता मिल जाने की तलाश में मैं अपने ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरवा चला गया। आज तरवा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकट मोचक ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव के रहने वाले थे। जिस समय मैं अपने ननिहाल पहुंचा, शायद अमर सिंह भी उस समय 5वीं पास कर रहे होंगे। हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से 1 फर्लांग की दूरी पर तरवा थाना स्थित था। एक विशाल बिल्डिंग थी जिसका रंग लाल था। दूर से ही देखने में डरावनी लगती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस थाने को फूंकने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता कर रहे थे। उन्होंने वर्षों तक भूमिहत रहकर काम किया। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। बाद में चलकर जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया। उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा। मैं उस समय तरवा थाने के बोहरीपुर की तरफ एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। तरवा के अनेक दलित मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। इनमें मेरे राम सरन मामा भी शामिल थे। उन दिनों एक बैलगाड़ी भर अंकटा खोद कर रखने की मजदूरी 4 आने हुआ करती थी। अंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था जो सड़क बनाने के काम आता था। उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दिन तक अंकटा की खुदाई करके कुछ पैसे इकट्ठा करूं जो आगे की पढ़ाई में काम आ सकें। वास्तव में वह 4 आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता था। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया। कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों को सिर्फ टोकरी से भरकर अंकटे को बैलगाड़ी में रखवाने का काम लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। क्योंकि अंकटा जमीन में 5 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर पाते थे। अतः नगद मजदूरी की मेरी यह कल्पना हमेशा के लिए अधूरी छूट गई। मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अनेक नज़ारे देखे। मेरे नाना के गांव के दलितों में एक खानदानी परंपरा यह थी कि जेठ के महीने में हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सुअर भात की दावत देते थे तथा सारे लोग एक साथ बैठकर खाते थे। उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं शामिल हुआ। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सुअर की बलि दी जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। ये बलियाँ गाजे बाजे के साथ दी जाती थी। नाना के ही एक पट्टीदार घूरा दफला बजाने में माहिर थे। वे करीब 3 फीट गोलदार चौड़ाई वाले विशाल दफले को अपने कंधे पर रसरी में टांगकर पेड़ पर खड़ा कर लेते थे और फिर दोनों हाथों से लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाने लगते थे। बलि देते समय सुअर चिंघाड़ता हुआ चिल्लाता था और वे उतनी ही तेजी से दफले की धुन छेड़ते थे। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वे अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछालकर कलैया मार जाते थे, किंतु दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता था। वैसा अनुमादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरवा में मैंने इस दफलची कला तथा सुअर भात की दावत का खूब मजा लिया, किंतु आगे की पढ़ाई वाली चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय मैं नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता था। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगती थी, जिसका कारण यह था
कि उन दिनों चारों तरफ सेंध मार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई ना कोई चोर रोज ही थाने में पकड़कर लाया जाता था। थाने का दरोगा लगभग हर रोज ही रात के सन्नाटे में ऐसे गिरफ्तार चोरों को थाने की छत पर ले जाकर बहुत मारता था। ये चोर मार से कराते हुए बहुत जोर से चिल्लाते रहते थे। मैं उनकी चिल्लाहट से न सिर्फ डर जाता था बल्कि अत्यंत संवेदनशील हो उठता था। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाना का दरोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है, वह चोरों की सुरती खिला खिलाकर मारता है। फिर वे विश्लेषण करने लगते कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता था। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे भी और भी विचलित कर देती थी। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी करने लगा। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार की मार से यकायक जोर जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वह एकदम शांत हो गया। रोने की कर्राह तथा शीघ्र ही रहस्यमयी चुप्पी से सभी लोग अचंभित थे। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह 2 सिपाही तरवा की उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने के दरोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी ना कहें, वरना सबको सुरती खिलाई जाएगी। पुलिस की इस सुरती का मतलब था प्रलय। हुआ यह था कि थाने की छत पर मार खाता खाता एक मुजरिम नीचे गिर गया और अविलंब मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट यकायक बंद हो गई थी। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर के सामने थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता था। इस बीच गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। मैं तरवा से वापस अपने गांव वापस चला गया। मेरी मुर्दैया एक बार फिर मेरे सामने आ गई। जिस समय मैं ननिहाल में अपने गांव वापस आया उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चितता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बांग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी, जो अपनी हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ाकर हमारे कारवां से कहती कि सभी कहीं रुक जाएं ताकि वह आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी सके। उसकी यह मांग अमान्य कर दी जाती। मुझे ऐसा लगता था कि सोमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिर परिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगत पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर वन नामक गांव के विथाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर सभी मोहित हो गए थे। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते थे। यह ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह पर उड़ती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाज़ें हमारे लिए ना समझने योग्य भाषा की तरफ इत्थार कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी और तथा सोमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में यह भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं बल्कि हुक्की चिलम के काम आ रही थी। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पहुँच गए। वहाँ रात भर का पड़ाव था क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक करके सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ लेकर गए थे, जिससे सुहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सूअर के छोने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सुहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छोना ढूंढने निकल पड़े। वहां मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सूअर पालने वाले सैकड़ों छोनों को जाल में लपेटकर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छोने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छोनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छोनों की बलि के साथ साथ वेश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छोनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहाँ नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेघा घुमनी
कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेगा घुमनी 2 रुपये में ढूंढ लाए। इन मेगा घुमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था और नृत्य के समय मेगा घुमनी के स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप पर सारा वातावरण गूंज उठता था। इस बीच बलि का छोना भी सिर विहीन हो जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घुमनी के नाच के बाद हम सब भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ की सुहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सुहारी हलवा दूर जा गिरा और देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छोनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहाँ हजारों के चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताज़ा गोबर ढूंढकर लाए और मेरे घायल हाथ पर रोप दिया। वे कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की शेष बच पाई थी। आसमान में हैरतअंगेज नज़ारा उभरने लगा। लगातार 2 साल से सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सूअर खरीद कर लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र भगवान की जय जयकार करने लगे। वे कहते थे कि अब इंद्र भगवान खुश हो गए हैं, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन की मेरी चिंता को धधका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। गग्गर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फ़ीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गाँव के एक किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुताफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगरसंडी गांव के रहने वाले थे जहां के बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह से पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा और जब भी अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूँ। वह अक्सर दोहराती रहती कि सुनने में आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम 2 ऐसे चरवाहे थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज़ रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ ना जाए इस चिंता में दादी मुझसे हमेशा कहती रहती, हरदम अंड बंड मत बोलल कर। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता गया।
प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था, छठी कक्षा के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे तथा खेतों में लेव लगाते। खेत के चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता। बांस के 6-7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर चौड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्से से बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को बैठा दिया जाता था तथा हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल, पोखर, नदी, नाले, डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गई। मछलियों की बहुतायत इतनी ज़्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भुखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाक़या मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कटियां लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चे, जिन्हें जरई कहा जाता था, को माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थी। मैंने केंचुए से गुथी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछालकर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाँव वजन वाली गिरई, जो अपने जरइयों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयाँ इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशाविहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी काई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इन मातृविहीन जरइयों को दिशाविहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने स्वरूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगुर तथा रेयुआ की निरंतर जारी रहने वाली चिंचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गौबडोरों का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़का कर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। ढिबरी तथा लालटेन जैसे रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नागपंचमी की आहट पाकर चुड़िहारिन गांव गांव घूमकर कजरी विदा में गाने लगी थी। एक दिन छैल कैले हो मुरारी सुनिए, बन के अइले चुड़िहारी सुनिए ना। गोदना गोदने वालियां भी ऐसी धुनों पर फेरी लेने लगी थी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। गांव के दलित मजदूर और मजदूरनियां लोकगीतों की धुन पर झूल झूलकर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इस बीच घुमंतु नटों की गांव के बाहर सिरकियां भी गढ़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतु नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिरकियां लगा ली। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी, जिन्हें सैनिक टेंट सरीखे गाड़कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खानाबदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी।
ये नट आला गाने में माहिर होते थे तथा ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गांव में जिस नट परिवार ने सिरकी लगाया था उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुर्कों जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवतियां अत्यंत सुंदर थी, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वे सब कुछ आला गा गाकर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी आला प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुरदैया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना बनेठी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दांव सिखाता तथा वहाँ भारी भीड़ तमाशबीन की इकट्ठा हो जाती। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वह नट बीच बीच में वीर रस से ओत-प्रोत डोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि ये सारी नट विद्याएं सबके सिर चढ़कर बोलने लगती थी। हमारे परिवार के 2 युवक सोबरन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियां एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थी, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिन के घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आला का आयोजन करता था। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आला का आयोजन हुआ, उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। लोग घंटों तक मंत्र मुग्ध होकर आला सुनते रहे। अंततोगत्वा जब वह नट समूह हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिरकियाँ उखाड़ने लगा तो घर घर में मातम सा छा गया। जब वे सिरकियों से अपनी पालतू घोड़ी की पीठ पर लाद कर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का यह झुंड मुरदैया के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। जाहिर है उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांव की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियाँ मुझसे लिखवाई जाती थीं उनमें किसुनी भौजी, जिसे युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा था, उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जायसी की ये पंक्तियाँ। बरसे मघा जकोरी जकोरी, मोर दाऊ नैन चूवे जस ओरी। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना लागू तो पहले से ही हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नज़र नहीं आता था। पहली बार 1959-60 में जाड़ों में हमारे क्षेत्र में जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों के कृषि प्रदर्शनी आयोजित होने लगी। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एडीओ, बीडीओ, तहसीलदार तथा डीएम आदि इन स्कूलों का दौरा करने लगे। ऐसी प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे यह अनुभव होने लगा कि 2 वर्ष पहले कोड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा ने जो कुछ भी रूस में सामूहिक खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे, उसका साकार रूप इनमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलहाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहाँ बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे, जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे का करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज़ में इन लाइनों होई हो अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से, हरा भरा खेत खलियान पंचवर्षीय योजना से, वो गाते तो सभी रोमांचित हो उठते। ऐसी प्रदर्शनियों के बाद गांव-गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी कभी स्कूलों के कृषि छात्र भी होते थे। वे सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते रहते थे। डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चकोर खांचा होता था। इसके इस्तेमाल से खेत में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेदों में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता था।
इन सब क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी निखरने लगी थी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैसाख के दिनों में जौ, गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफ़ी खुशहाली आ गई थी। इसका कारण था कुछ महीने के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादो भैंसा चैत चमार, इनसे कभू न लगे न पार। इस निरादरपूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। उपरोक्त उक्ति से यह भी प्रकट होता है कि भारत का स्वर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, यह भी अवश्य परिवर्तन आया कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनर्जागृत हो गए। हल्दी की रस्म तथा मंट मंगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर सोने की थारी में जेवना परोसो रामा, जेवना ना जेवे हमार बलमा, यह एक अत्यंत प्रचलित लोकगीत हुआ करता था जिसे मंट मंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोबहर कलाकृतियाँ विभिन्न रंगों से उभर कर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेरने लगती थी। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो पेंटिंग की जाती थी उसे कोबहर कहा जाता था। ऐसी कलाकृतियों में केले का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष बाण आदि शामिल होते थे। इन कलाकृतियों को कोबहर लिखना कहा जाता था। चिट्ठी की तरह कोबहर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश में रहते थे। अतः जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर की हो, कोहबर में मैं ही लिखता रहा। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन स्वर्ण जातियों में नहीं था। इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा दलितों का यह बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा बल्कि उसका वाहक भी था। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोबहर पेंटिंग का सहारा लिया था। शादी विवाह के इन अवसरों पर भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायक, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बल्कि उसी अधपेटवा गुजरा करने वाले हरवाए हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराने उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते थे। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो एक बड़े ही हाजिर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उहे दोला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियाँ जो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देने वाली होती थी, उन्हें वही चरवाहे नर्तक गा गाकर अपनी नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, मत हो जवार मोर बलमा लरिकैया, आधी आधी रतिया क बाबा मांगे पनिया, मत जानी पियासल बाबा ले के गईलो पनिया, बाबा के बोहरिया परो धैलो करी हैया, ऊँते लगले बोले जैसे बकरन की नैया। इस कुरीति पर एक विरही शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ रहस्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा कर लो लड़का के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। उपरोक्त पंक्ति में छिपा गूढ़ रहस्य यह है कि गांव में अरहर खेत के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलकर तैयार की जाती थी। सनई से पटसन बनता था तथा उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसी सैकड़ों फलियां लग जाती थी, जिनके अंदर तीसी की तरह बीज भरे रहते थे। सनई की ये फलियां जब पक कर सूख जाती तो उनके तने जरा भी किसी चीज़ से स्पर्श से
हिल जाते तो यकायक इनके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी कनक गूंज उठती थी। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य यह है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर अरहर तथा सनई से संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है। अतः सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधों से घुंघरू की गूंजती आवाज़ों से सारा रहस्य उजागर हो जाता। गीत गोविंदम में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण की शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंधी पायल के खनक जाने से जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज़्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इनके पायल से कहीं ज़्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इन अधपेटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता। इस प्रकरण में सनई की फलियां राधा के पायल से कहीं ज़्यादा खनकती हुई नजर आती। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती का विरह लोकगीत में प्रस्फुटित हो जाता था। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, मिलल हमके बुढ़वा बतार, भैया कैसे सपरी, हुई हाँ कैसे बेड़ा पार, भैया कैसे सपरी। इस बीच इन नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज़ को अंधविश्वासों के दबाव में न स्वीकारने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए जब सरकारी अंग्रेजी डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बाई दवाखाने भेजने लगी तो दलित उनसे इलाज कराने में हिचकते थे। इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते थे, जैसे हे डॉक्टर हे डॉक्टर, बाबू बीमार भैली बकरी, संझिया क चरी के आइली खेतवा में लतरी, हे डॉक्टर बाबू बीमार भैली बकरी। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, शोरी फरियाद, सुल्ताना डाकू आदि जैसे नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोहे ले चल रे मोहे ले चल गाने लगता था। कौतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर आते और सभी वैसा ही करना शुरू कर देते। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा दर्शक भी मोहे ले चल गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते हैं। यह बहुत पुरानी शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आवृत्ति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियाँ दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता था। मेरे दादाजी के छोटे भाई के बड़े बेटे सुंदर काका सिद्धहस्त दुक्कड़ची थे। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था। हुड़क की ध्वनि पर कहर हुआ। हुड़क डमरू की आकृति वाला उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपनी कोहनी से बजाता था। यह बड़ा गजब का वाद्य होता था जिससे बहुत सुरीली कहरवा शैली की आवाज़ निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच बीच में दही दही दे नामक तकिया कलाम भी ठोक देता था। हुड़क वाले का दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस ज़माने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के ज़माने में तो वे संभवतः विलुप्त ही हो गए हैं। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कथाओं के पीछे एक तरह से पागल हो गया था। अतः दूर दूर तक के गांव में मैं रात भर घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांवों के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आ जाता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गाली युक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कथाएँ केवल दलितों के बीच ही केंद्रित थी। स्वर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कथा मौजूद नहीं होती थी।
शायद यही कारण था कि जिनके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे, जैसे चमुरवा नाच या गाना, धोबियोवा नाच, कहरबुआ धुन, गोड़इता नाच, हुड़क के साथ आदि। इस तरह उस अकाल की दुर्दनिया असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह के लोक कथाओं से गुलजार हो गई। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तिहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फीस मांग कर दी। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, ई ससुरा, अब इम्तिहाने के बदले पैसा ले जाई के नोनिया का पकौड़ी खा ले। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोल रखी थी, जिसकी शोहरत दूर दूर तक के गांव में फैली हुई थी। मुन्नर चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। खरीदना या खाना तो दूर रहा। अतः मैं इस झूठे आरोप से इतना हाथ हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दैया पर घास गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर यह कहा कि इसे मेरे घर पर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बरहलगंज बाजार जा रहा हूँ, अतः शाम तक घर आ पाऊँगा। यह कहकर मैं गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्हापुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। आसनसोल में काम करता था। उसका नाम था टेनी काका। वे कहते थे कि रेलिया की पटरिया के निचवा सोई के बिना टिकटवे के आसनपुर चौपी जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्राय पूछता था कि रेलिया की पटरिया का होले। वे बताते थे कि बैठने या सोने के लिए बोरिंच जैसन यानी बेंच जैसा फट्टा होता है, उसके नीचे वे छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई यह विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। यही सोचकर दुल्हापुर की ओर चला गया था कि रेलिया की पटरी के निचवा छिपी के कलकत्ता हुमहू चौपी जइबे। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यदि दुल्हापुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफ़र कैसे होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो श्याम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले बिसराम को ढूंढूंगा, तो कभी बेलिया घट्टा के मुरबीदास की याद आती। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी, कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ा बकरा बनाकर रख लेती हैं। अतः इससे भी आतंकित हो गया कि यदि भेड़ा बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा ना जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रही। अंततोगत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश्य चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जावे, जो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अलदेमऊ सरोना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल दिखाई पड़ी। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्तों को छुटाकर उसके ऊपरी हरे हिस्से, जिसे गेंडा कहते हैं, को धीरे से चटकाया। गन्ने की झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कहीं कोई मुझे चोरी करते देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बबुआ धनहुआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तिहान दिया था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचंद्र भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगा कि इसके आगे कहाँ जाऊं। अब बिल्कुल अंधेरी रात हो चुकी थी।
बीच बीच में अचानक किसी एक्का के नधे घोड़े की टाप सड़क पर बजती सुनाई देने लगती थी। मुझे याद आया कि मेरे चचेरे भाई वहीं पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया के ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। पता के नाम पर इसका नाम था बबुरा के पास वाली चमरौटी। मैंने इस चमरौटी को इधर उधर पूछते हुए ढूंढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वहाँ कभी नहीं गया था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए। वे लोग मुझे देखकर ही अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वे लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतजाम करना उनके लिए एक समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास मुझे हो गया था। वे लोग एक मोटी रोटी और कुछ कमी का साग सुबह बच्चों के खर मिटाव यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखे थे। अतः उनका खर मिटाव मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकले जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे। वहीं एक झिलगा डालकर मुझे सुलाया गया। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक भाव से जूझते हुए सोचने लगता था कि करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी सी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसलिए लाख चाहने पर भी मैं ना तो उस वस्तु की तरफ देख सका, ना ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। भूतहे माहौल में बहुत डर गया था। अब कहाँ सोऊं, इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण मैं झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को बुला भी नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा में मैं बैठा रहा। जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसकी वही प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस रात मेरे काम आई और वह वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे हमारे गांव वाले तरकुल का कुज्जा कहा करते थे। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए भरी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दैया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ाता, फिर डर के मारे मुर्दैया की तरफ वापस आ जाता। इस सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो जो होनी है वह होगी ही, मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय मैं तुलसीदास जी के शब्दों में तरु पल्लव मह रहो छिपाई, करे विचार करो रे भाई वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबराकर मुर्दैया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबराकर मुर्दैया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांसपिंड पर झपटते गिद्ध तथा जुहाते हुए कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एक मात्र नट परिवार के मुखिया सोफी कंधे पर ढोल डांगे किसी अन्य गांव से आला गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वे कहने लगे, तू कहाँ चला गया था बाबू? तुमरे घरे रोवन पड़ा था, लोग एहर ओहर खोजन निकला, चल चल घर चल। सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगा। सोफी मुझे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने भी लगे। साथ ही बीच बीच में वे अपनी ढोलक पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका यह विचित्र ढोलकची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिनमें मेरे गुस्सेल नग्गर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नग्गर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ न कहे, वरना यह फिर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी ने मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोई लरीस के पते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसनी भौजी
मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा तू छोड़ी देवा बाबू, तो हमारी चिट्ठिया के लिखी। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे, वे मेरे ननिहाल तरवा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस दिन शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहिबो हरवाही करे कि ना कहब, तू जितना पढ़ल चाहत औला उतना पढ़ा। अब केहू न बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कुटी पर बाबा हरिहर दास ने उन्हें रामायण से शगुन निकालकर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। इस शगुन के बारे में उन्होंने कहा था कि बाबा हरिहर दास ने उस पन्ने को खोलकर देखे तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मेरे धर्मांध पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का शगुन कभी झूठा साबित नहीं होगा। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, परंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रही। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफ़ी स्तब्ध रह गए थे। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे ने तो मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक का वृत्तांत को सुनकर स्वयं दूसरे लोगों को सुनाने लगे थे। वे तरकुल के कुज्जे वाली भूताई घटना का खूब मजा लेकर औरों से गुणगान करते थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त किया था कि वे मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना साबित हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया है। ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थी। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देने बहुत कम हो गया, अतः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही हो, कुछ खो गया है क्या, तो वह तुरंत घर में यह कहते हुए वापस आ जाती थी कि वह रतौनी ढूंढ रही थी। रतौनी आँख की एक बीमारी होती थी जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता था। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौनी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने पर यह टोटका सफल हो जाता है, फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इस टोटके से वह ठीक हो गई। मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो होती ही थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपट्टा मारने लगते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पांव किसी के सिर से टकरा गया तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था, जैसा कि इसके काटने के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था। जैसा कि इसके काटने के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु का संदेश दिया जाता था ताकि वहाँ रुदन शुरू हो जाए। एक ऐसी ही घटना नगर चाचा की बड़ी बहू बसमतिया भौजी के साथ हुई। इसी भौजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नगर चाचा कहने लगे कि वे असगुनिया के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। मेरे लिए यह एक विराट संकट था कि एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृतक घोषित करूं, वह भी उसके माँ बाप के सामने। अंततोगत्वा मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके गांव मंगरपुर जाकर बसमतिया भौजी की मृत्यु का शोक सुनाया।
स्नेहा सुना ही दिया। उनकी माँ फुट फुट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुंडवा पर झपट्टा मरले रहिल। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुदन शांत होते ही असगुन के टल जाने का इत्मीनान भी हो गया। उस दिन मगरपुर में जोर की आंधी आई थी, अतः खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोखा के अपने वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहकर ओझा के घर के पास आ गया था, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट लिया था। अतः वह क्षणिक मातम एक उत्सव में बदल गया था। संयोग देखिए कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते हुए ओझा के ही घर ओझैती कराने आ गया। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आखिर उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने के इंतजार में पड़ा हुआ था। ओझैती तो जमाने ही थी। अतः ओझैती के लिए बकरे के मालिक ने 125 रुपये अक्षत में दिया। लौंग काटते हुए जय भवानी काली माई के उद्घोष के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गोड़वा कुकुर साफ दिखाई देत हो। अब जात हो चली गयल। अब भवानियों माई के ना दिखात हो गईल दुई गोड़वा कुकुर तोहरे खस्सी के। इसके बाद ओझा बाबा ने समझाया कि दुई गोड़वा कुकुर कहीं गायब हो गया है, जिससे भवानी माँ भी अब नहीं देख पा रही, अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। ओझैती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक, जो बगल के ही गांव का एक खेत मजदूर था, वापस चला गया और ओझा को अक्षत में मिला 125 रुपया मसाला खरीदने के काम आया और शीघ्र ही सी कर चबकने वाली दवात का सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर दुई गोड़वा कुक्कर की कहानी सुनाई तो नग्गर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण यह था कि उस दुई गोड़वा कुक्कुर की दावत से वे स्वयं वंचित रह गए। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते थे और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता। मैं तुरंत कपड़े से जमीन पर आदि मानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समानांतर कक्षा 12 महीने जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि थी। इस बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित की हरवाही करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते वह हमारे पूरे परिवार से घुली मिली रहती थी। स्कूल जाते आते जब भी वह साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल करवाती थी, विशेष रूप से गणित। वह भैया के संबोधन से मुझे बुलाती भी रहती थी। एक दिन वह स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेली खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता था। हुआ यह था कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी चढ़ आया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थीं, अतः वह अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु आगे अधिक पानी के चढ़ाव के कारण वापस आ जाती। वह नाले के कई हिस्सों में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा रहा था। मैं जब वहां पहुंचा तो बेझिझक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार कराता हूं। जैसा कि मेरे लड़के पानी चढ़ जाने पर हमेशा अपनी धोती उतार कर अंगोछा पहन लेते थे और फिर नाला पार कर पुनः सारे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, मैंने भी अंगोछा पहन लिया।
मेरा कुर्ता धोती तथा बस्ता बेझिझक उसने हाथों में पकड़ लिया और मैं ज़मीन पर बैठकर उसके घुटनों के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों के पार चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पान कराते रहते थे, अतः मेरे अंदर भी इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बड़ी मुसीबत यह आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है कि तिल का ताड़ बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। ये अफवाहें उसके पिता को भी सुनाई पड़ी। घबराकर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। वह मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के अंदर ही उसके ससुराल ढूंढ ली गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती थी कि हमार पदैया छूट गई हो बाबा। जाहिर है कि शिक्षा से यदि किसी एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो फिर मालिक पुत्री ना जाने कितना आगे जाती। किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह अपने ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब सन 1970 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था, तो काबुल के प्राध्यापक बेजिद हादसाक साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मलालाई यानी मलाली की लड़गइयों सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लंडई कहते हैं। मलालाई किसी मध्ययुगीन अफगानी राजा की बेटी थी, जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालाई को जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज था न कलम। अतः वह उंगलियों की घायल कर निकलते खून से दीवारों पर लड़गइयाँ लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई